नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 9 अगस्त है और प्रतिवर्ष 9 अगस्त विश्व भर में विश्व स्थानिक या स्वदेशी जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम आपको इस दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व में जो स्थानिक लोग हैं उनका परिदृश्य किस तरह का है। तो शुरू करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल, 9 अगस्त। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वो इन लोगों के परिचय से करेंगे कि स्थानिक लोगों का क्या मतलब है। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि दिवस क्यों मनाते हैं। टू राइज अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ इंडिजिनियस पीपल ग्रुप्स। हम इसलिए मनाते हैं कि हम एक जन जागरूकता फैला सके एक दिन में कि विश्व में ये जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवश्यकताएं क्या है और उनकी समस्याएं क्या है, उनके प्रति एक सकारात्मक सोच का विकास कर सके। इसके लिए हम ये दिन मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत मनाने मतलब सबसे पहले ये शुरुआत इसकी हुई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जब 23 दिसंबर 1994 को ये घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष 9 अगस्त को वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल डे के रूप में मनाया जाएगा। और ये 9 अगस्त का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि 1982 में 9 अगस्त के दिन ही जेनेवा के अंदर ये जो UN वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन ग्रुप था जो इस पर काम कर रहा है, उसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 अगस्त को 1982 में जेनेवा के अंदर। तो उस दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस 9 अगस्त को प्रतिवर्ष ये स्थानीय या स्वदेशी जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। घोषणा UN द्वारा की गई है 1994 में। अब सवाल यह है कि स्थानीय स्वदेशी लोग हम किसे कहते हैं। सामान्य सी बात है, ऐसे मूल निवासी जो किसी क्षेत्र विशेष के पहले नागरिक माने जाते हैं, जो सबसे पहले वहां पर बसे होंगे या निवास कर, उनको हम मूल निवासी वहां के कह सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो बड़े ही यूनिक टाइप के होते हैं। ये इंडिजिनियस पीपल आर इनहेरेंट एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ यूनिक कल्चर। एक बड़ा ही अद्वितीय सा इनका कल्चर या संस्कृति होती है जिसका ये निर्वाह करते हैं और ट्रेडिशन से करते आते हैं। जो इनके पूर्वज हैं उनसे वो आगे की तरफ चलता रहता है और लगातार ये करते रहते हैं। और इनका जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो लाइफ है, वो है प्रकृति के साथ जीने की है। इसीलिए ये अपना जो जीवन जीने का तरीका उसको प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं उसके साथ में, और इसीलिए प्रकृति के दोस्त कहे जा सकते हैं सच्चे मायनों में अगर कहें। और ये इस बात का सबूत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया ट्राइबल पॉपुलेशन जहां रहती है वहीं पर है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक फैक्ट है और यूनिवर्सल ट्रुथ है। दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व में फॉरेस्ट एरिया वही है जहां ट्राइबल पॉपुलेशन है। दूसरी चीज, इनका एक यूनिक सोशल स्ट्रक्चर होता है, यूनिक कल्चर होता है जो दूसरे किसी से नहीं मिलता। आर्थिक स्थिति इनकी जो होती है वो मूलतः प्रकृति पर आधारित होती है और प्रकृति के साथ दोस्ती पर आधारित होती है, न कि उसको लूट खसोट करने वाली या रोबरी इकोनॉमी नहीं होती। और राजनीतिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये पूरा अलग ही इनका राजनीतिक स्वरूप। मैं आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था वो भी बड़ा यूनिक टाइप का ही इनका होता है। तो इस तरह की ये चीजें जो है वो रखते हैं। अपनी सोसाइटी जो होती है वो पूरी यूनिक टाइप की ही होती है। किसी भी स्थानिक जनसंख्या की जो कल्चर होता है वो किसी दूसरी स्थानिक जनसंख्या के कल्चर से नहीं मिलता है। इस वजह से हम लोग मतलब पूरा यूनिक ही होते हैं। आप देखिए ये इनका कल्चर किस टाइप का है, इनका कल्चर इनका पूरा अलग ही है सब, मतलब कुछ भी इनका मैच नहीं करता है। लेकिन फिर भी पूरे विश्व भर में इनकी जो समस्याएं हैं, और मूलतः उन समस्याओं में अगर हम देखें तो शैक्षिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल पर इनका एक जैसा ही देखने को मिलता है। हालांकि भारत में हम लोग इनको ST पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहते हैं, लेकिन विश्व भर में इनको या तो केवल ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है या हम कहें कि स्थानीय लोग या इंडिजिनियस पीपल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। यहाँ ये है कि ये लोग शुरू से ही अपना जो एरिया है उसको लेकर संघर्ष करते नजर आते हैं। और जो दूसरी ट्राइब्स, फिर दूसरी जो जातियां हैं वो यहाँ पहुंचती है, लड़ाई झगड़े ये सब चीजें तो इतिहास में खैर हर जगह हुआ ही है और होता ही है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। तो ये सब चीजें इनके बारे में विशेष है।
अब अगर हम पूरे विश्व भर में देखें तो 47.6 करोड़ लोग हैं जिन्हें इंडिजिनियस पीपल कहा जाता है और 90 देशों में निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 5% होंगे और ये लगभग 7,000 भाषाएं बोलते हैं। मैंने कहा ना आपको, इनकी संस्कृति बिल्कुल अलग होती है और ये सारी भाषाएं अलग अलग है। साथ ही लगभग 5,000 प्रकार की संस्कृतियां, कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है इसमें इसमें देखिए। अगर हम कंट्री वाइज जाएं तो ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा इंडिजिनियस पीपल है, 88%, उसके कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। फ्रेंच पॉलिनेशिया में 80% है। इसके बाद ये परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। बोलिविया में 48, ग्वाटेमाला में 43.8 और इसी तरह से ये आगे भी आप देख सकते हैं, पूरे कंट्रीज की लिस्ट है। तो जिसमें सबसे ज्यादा इंडिजिनियस पीपल रह रहे हैं वो ग्रीनलैंड है। अब यहाँ मैं कुछ दुनिया की ऐसी चर्चित जनजातियों की या ट्राइब्स की बात करूंगा जो बहुत ज्यादा चर्चित हैं। उसमें से हम सबसे पहले बात करें एस्किमो की, जो ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में यहाँ पर रहते हैं इस तरह से। और ये ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले हैं और मुझे लगता है शिकार करके अपना जीवन यापन करने वाली जनजाति है एस्किमो। और मूलतः ये यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो ये पशुओं की खालें वगैरह पहनते हैं। और ये एक विशेष तौर पर अपने घर के लिए बड़े चर्चित है, जिसको इग्लू कहते हैं। बर्फ का घर बनाते हैं, वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो ऐसा छोटा सा रास्ता इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह के घर बना के वो बर्फीला घर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं है तो प्रकृति के साथ समझौता करके ही इनको जो चीजें उपलब्ध है उससे ही अपना गुजारा करना होता है। साथ ही अगर हम पिग्मी की बात करें तो ये कांगो जो देश है या जायरे भी जिसको कहते हैं, उसमें कांगो बेसिन के अंदर ये लोग निवास करते हैं। लगभग 2.5 लाख जनसंख्या इनकी वर्तमान में होगी। इसी तरह से एक और ट्राइब है बुशमैन, जो कि यहाँ मूलतः बोत्सवाना में जो कालाहारी डेजर्ट है उसके अंदर निवास करती है। इसके अलावा नामीबिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला, इनमें भी कुछ लोग ये मिलते हैं। 1 लाख जनसंख्या होगी। तो ये बहुत ही पिछड़ी जनजातियों में से एक है। आज भी इनके पास कपड़े नहीं है, ये बिल्कुल आदिम स्थिति में जीते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, केवल घास फूस की झोपड़ियां वगैरह बना के रहते हैं। बुशमैन तो वो डेजर्ट में रहते हैं तो ऐसे कि जिंदगी में शायद कभी पानी नहीं होने की वजह से नहा भी नहीं सकते और पानी भी इनको नहीं मिलता। वो तो कंद मूल जड़ी बूटियां और इनको उनका जूस निकाल के पी के भी अपना गुजारा करते हैं। तो इस तरह की ये ट्राइब्स हैं, बहुत ज्यादा। दोनों ही शिकार करके अपना जीवन यापन करती हैं और ऐसी ट्राइब से जो चींटी से लेके हाथी तक कुछ भी दिख जाए मार के खा सकते हैं। इतने भूखे होते हैं कि खाने को मिलता नहीं है, कुपोषण के शिकार होते हैं। हाइट बहुत छोटी होती है, 40 साल भी इनकी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होती। बहुत जल्दी इनकी डेथ हो जाती है क्योंकि इतना न्यूट्रिशन इनको मिलता नहीं है। और गर्म क्षेत्रों में रहते हैं तो एक और समस्या है कि अगर मान लो उन्होंने शिकार भी किया तो तुरंत खाना होगा। जैसे हाथी मारा तो उसको तुरंत खाना होगा, कुछ समय बाद तो वो खराब हो जाएगा। तो इस वजह से इनको समय पर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और बड़ी ही प्रॉब्लम में ये ट्राइब अभी जी रही है। इसी तरह से मसाई करके केन्या और नॉर्थ तंजानिया में यहाँ पर एक ट्राइब ये भी रहती है। ये जो मसाई ट्राइब है वो मूलतः इनका जो कल्चर है वो काऊ के कल्चर कह सकते हैं। गाय पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं और उसको एक पवित्र पशु भी मानते हैं ये। तो इनका जो कल्चर है वो गाय पर आधारित है और ये गायों को लेकर इधर उधर घुमक्कड़ प्रजाति की तरह चलते रहते हैं। 9 लाख जनसंख्या इनकी वर्तमान में होगी। इसी तरह से एक बेडुइन्स हैं जो कि अरब में रहते हैं। इन बेडुइन्स का मतलब ये होता है डेजर्ट पीपल। और ये अरब और डेजर्ट्स में नोमैड्स, लघुमक्कड़ जनजातियां ही हम कह सकते हैं, जो जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, इजिप्ट, ये सारे जो रीजन हैं उनके अंदर ये निवास करती हैं। और इनकी जनसंख्या ठीक ठाक है, 2.12 करोड़ लोग होंगे। इसी तरह से किर्गिज एक और, यहाँ मध्य एशिया में अगर हम देखें, सेंट्रल एशिया के अंदर, तो किर्गिज जो भी हम कहें, किर्गिस्तान में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 46 लाख। इसके अलावा अफगानिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, इन सब क्षेत्रों में यहाँ पर ये निवास करते हैं। साथ ही एक है सेमांग या मलेशिया में सेमांग जनजाति, ये भी हंटर्स हैं, नोमैडिक हंटर्स से इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और जड़ी बूटियां एकत्र करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इनकी जनसंख्या बहुत कम रह गई है, 2 से 3 हजार। ओरांग असली भी कहते हैं इनको, यहाँ पर निवास करते हैं मलेशिया के अंदर। इसी तरह से आप देखिए न्यूजीलैंड के अंदर माओरी कम्युनिटी है। वर्तमान में इनकी जनसंख्या 7 लाख से कुछ ज्यादा होगी। हालांकि जब अंग्रेज यहाँ पर पहुंचे तो इनके साथ काफी संघर्ष हुआ और ये भी एक लड़ाका कम्युनिटी है जो आसानी से हार नहीं मानती है और कदकाठी भी इनकी काफी अच्छी होती है। तो अंग्रेजों के साथ काफी संघर्ष चला। संघर्ष के बाद फिर 1840 में एक वेटिंगी संधि हुई और उस वेटिंगी संधि में उन्होंने फिर अंग्रेजों की सरकार को स्वीकार कर लिया और एक समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करेंगे और संसाधनों को बांट कर करेंगे। हालांकि अभी भी ये समझौता तो हुआ, अब इनकी जनसंख्या भी वापस बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ये संघर्ष ही कर रहे हैं अंग्रेजों के साथ, एक तरह से देखा जाए।
यहाँ देखिए जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है होक्काइडो, वहां पर एक ट्राइब पाई जाती है आइनू, जो जापान के मूल निवासी माने जाते हैं। लगभग 24,000 लोग इस स्थानीय इंडिजिनियस पीपल के होंगे। दुनिया भर के हम दूसरे जगहों पर अगर नजर डालें तो एशिया में जो जनजातियां उसमें से साइबेरिया के अंदर मुख्यतः ये जो साइबेरिया है या एशियाई टुंड्रा भी हम कह सकते हैं, इस पूरे रीजन के अंदर ओस्त्याक, तुंगू, याकूत, चकची, कार्याक, सेमोइड्स, यूकागीर, तातार, यस्टर, इस तरह की जातियां पाई जाती है जो ठंडे क्षेत्रों में निवास करती है और मुख्यतः शिकार पर अपना जीवन यापन करती है। किर्गिज, बर्डियार्ड्स, कालमुक्स, कज्जाकी मध्य एशिया में यहाँ से पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पशुओं पर अपना जीवन यापन करते हैं। सेमांग मलेशिया में, बद्दू अरब, बुनान बोर्नियो, आइनू जापान, अफरीदी पाकिस्तान, अफरीदी और महसूद पेडुइन ये अरब में भी है, उत्तरी अफ्रीका पश्चिम एशिया में मिलते हैं। पापुआ न्यू गिनी में, बेद्दा श्रीलंका, बाटिन सुमात्रा, कुर्द ईरान इराक। इसी तरह से अफ्रीका में देखें तो बर्बर ये अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, मोरक्को, बांटू मध्य व दक्षिणी अफ्रीका, हेमोइड्स उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, झुलू नेटाल साउथ अफ्रीका में, हॉटेंटाट बोर बोत्सवाना में, फुलानी नाइजीरिया में, फैला नील नदी में ये पाए जाते हैं, किसान होते हैं बेसिकली, और बोर दक्षिण अफ्रीका में भी मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम दक्षिणी अमेरिका में देखें तो एस्किमो ये कनाडा और उत्तरी ये ग्रीनलैंड और अलास्का के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका और कनाडा ये यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं और इनकी बात मैं आगे और करूंगा। माया मैक्सिको और ग्वाटेमाला, एपेक यूएसए और दक्षिण पश्चिमी यूएसए, इंडियट कनाडा में, मेस्टिजो मैक्सिको के अंदर। दक्षिणी अमेरिका में बोरो अमेजोन बेसिन के अंदर, गाउचो अर्जेंटीना, मुलातो, गुआरानी, यानोमामी, टिकुना, अकुन्स्कू ये सारे ब्राजील के अंदर मिलते हैं। ये यानोमामी है ये थोड़े दक्षिणी वेनेजुएला में भी देखने को मिलते हैं। ओका इक्वेडोर, गाउचो उरुग्वे अर्जेंटीना और ये पंपास जो है उस पूरे रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो गाउचो उरुग्वे में भी है, अर्जेंटीना में, पंपास मैदान दोनों में फैला हुआ है, तो दोनों जगह ये देखने को मिलते हैं। ये कुछ और जातियां हैं जो मैंने लिस्ट के रूप में आपको बताई है। ये एक नेशनल ज्योग्राफी का मैप है, इसके अंदर भी विभिन्न जातियां विभिन्न स्थानिक लोगों की लिस्ट यहाँ पर बता रखी है कि कहाँ कहाँ, जैसे न्यूजीलैंड में माओरी, ऑस्ट्रेलिया में इनको ओबोरिजिनल के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए ये कनाडा के अंदर इन्यूट और अलास्का में इन्यूट भी पाया जाता है। यहाँ माया से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप देखिए ये मसाई, मतलब ये पूरी लिस्ट है। ये बर्बर यहाँ देखिए, तो पूरी लिस्ट है जो अलग अलग स्थानिक लोगों को शो करती है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। इस लिस्ट में हम, लेकिन मूलतः अगर हम पूरी लिस्ट पे ना जाए तो ये जो कलर किए हुए हैं उन कलर्स से आप ये आइडेंटिफाई करिए कि दुनिया में ये स्थानीय लोग कहाँ कहाँ बच गए हैं वर्तमान के अंदर, किन किन क्षेत्रों में ज्यादा है। तो ये विविध कलर से ये चीजें बड़ी स्पष्ट है। साथ ही हम कुछ बात करते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या आई कहाँ से, क्योंकि कोलंबस ने तो इसकी खोज बहुत ही बाद में की थी, 15वीं सदी की बात है। तो फिर यहाँ ये कैसे पहुंचे होंगे, तो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका जो है वो मानव का जन्म स्थान है, यहाँ सबसे पहले जनसंख्या निवास करी। और आप इन तीर के इन कलर से इनका ईयर भी पता लगा सकते हो कि किस ईयर की क्या बात हुई थी, लेकिन ये बहुत फिक्स नहीं होता है, कभी भी अनुमानित समय है सारा, लगभग अनुमान ही हम लगा सकते हैं। तो अफ्रीका से निकल कर ये लोग एशिया की तरफ आए, फिर यूरोप की तरफ गए और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ऐसे इसकी एक ब्रांच यहाँ से होती हुई यहाँ तक पहुंच गई। और फिर कभी प्लिस्टोसिन एज में हम देखें कि ये सारा बर्फ जम गया था और ये ब्रीज, नेचुरल ब्रीज बन गया था, तो इस बर्फीले क्षेत्र से होके ये लोग इधर पहुंच गए होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर बाद में आइस एज खत्म हुआ तो ये बर्फ सारी पिघल गई, फिर दोनों क्षेत्र अलग हो गए थे, कभी वापस नहीं आ पाए और यहीं बस गए। फिर ये धीरे धीरे यहाँ से होते हुए दक्षिण अमेरिका तक पहुंच गए। अब ये जो लोग हैं इनको रेड इंडियन कहा जाता है। अब रेड इंडियन या अमेरिकन इंडियन भी कहते हैं। रेड इंडियन या अमेरिकन इंडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोलंबस यहाँ पहुंचे थे तो इनको लोग यहाँ मिले थे और वो लोग दिखने में थोड़े रेडिश थे, और कोलंबस चूंकि इस क्षेत्र को इंडिया मानता था इसलिए उन्होंने इनको रेड इंडियन शब्द नाम दे दिया या अमेरिकन इंडियन कह दिया। तो इस तरह से ये लोग यहाँ पहुंचे जिनको हम रेड इंडियन कहते हैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अंदर। अब यहाँ देखिए ये इस टाइप का इनका फिजिकल फीचर अभी नजर आता है। वर्तमान के अंदर भी ये लोग मौजूद हैं लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में है, दूर दराज वाले क्षेत्रों में। अब फिर क्या हुआ, जब कोलंबस यहाँ पहुंचे तो इसकी नए महाद्वीप की खोज की और उसके बाद अमेरिगो वेस्पुकी यहाँ दक्षिणी अमेरिका पहुंचे। और फिर ये यहाँ से जितने भी लोग थे, मूलतः जो नॉर्थ यूरोप है जिसमें इंग्लैंड मूलतः प्रधान देश है, वो तो यहाँ पहुंचे। और जो दक्षिणी यूरोप के जो लोग देश हैं वो सारे जो लैटिन भाषा बोलने वाले वो सारे दक्षिणी अमेरिका की तरफ ज्यादा आए, माइग्रेशन उनका ज्यादा हुआ। तो ये लोग सारे यहाँ चले आए, इधर से आके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी चले गए। वो माइग्रेशन होता रहा काफी लंबा समय, ये 15वीं 16वीं 17वीं और इवन 18वीं सदी तक ये सारा भारी माइग्रेशन होता रहा।
अब ये लोग सब यहाँ पहुंच गए, ये सारे रईस लोग थे, क्योंकि आम आदमी तो यहाँ पहुंच नहीं सकता था, उसमें बड़ा महंगा होता था इधर जाना भी। तो ये सारे रईस लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ जाके इन्होंने अपनी इकोनॉमी शुरू की, उद्योग धंधे कारखाने कृषि, ये। और सवाल ही खड़ा हुआ, काम कौन करेगा? तो फिर एक ट्रेजेडी शुरू होती है और उस ट्रेजेडी को आप ध्यान से समझिए। फिर इन लोगों की नजर, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ से इधर पहुंचे थे और इधर पहुंचे थे, तो अब इनको काम करने के लिए लोग चाहिए। वो सारे लोग कहाँ से उठाए इन्होंने? अफ्रीका से। मूलतः वो अफ्रीकन थे और वो सारे स्थानीय और स्वदेशी लोग थे जिनको यहाँ से उठा लिया गया, दास बना दिया गया और दास बना के इन लोगों को यहाँ से यूं पहुंचा दिया गया। सारे ईयर्स वगैरह भी इस मैप में मेंशन है, आप देखिए। और यहाँ से फिर ये इस तरह से और इधर पहुंचे। और ये सारे ऐसे लोग थे जो सीधे साधे भोले भाले लोग थे, वहां पहुंचा दिए गए। और फिर इसमें से अधिकांश लोगों ने तो कभी अपने लोगों, अपने परिवार के सदस्यों को फिर नहीं देखा, या तो वहीं मर गए या वापस आ ही नहीं सके, वहीं बस गए, क्योंकि वापस आना इनके हाथ में नहीं था। उस समय इतने साधन नहीं थे। आजकल तो हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो किसी भी स्थानीय इंसान की बात करना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन उस जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल था। और फिर वो वहीं के होके रह गए। और वो संघर्ष जो इनका है काले और गोरे का, वो आज भी चल रहा है। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर भी और दक्षिणी अमेरिका के अंदर भी बहुत गोरे और काले का जो संघर्ष है वो वहां पर आज भी दिखाई देता है। ये इस तरह से पूरी कहानी है इन लोगों की। ये सारे इंडोजिनियस पीपल थे जो यहाँ जाके जबरदस्ती ले जाए गए और फिर वो वहीं के होके रह गए। अब हम कुछ भारत में इनकी बात करते हैं। भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। भारत का जो संविधान है उसमें धारा 342 में ये इनके बारे में इनका उल्लेख मिलता है हमें। और इस संविधान में कहा गया है, डेफिनेशन के तौर पर कहा जाता है कि ऐसे लोग जो प्राचीन ढंग की आदिम जो अर्थव्यवस्था है उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, आधुनिकता से काफी दूर है, अद्वितीय इनकी भाषा, संस्कृति और रहन सहन, कल्चर ऐसा अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ये सारा डेफिनेशन में कहा गया है। और ये पर्वतीय और वनों में इसलिए रहते हैं भारत के अंदर। तो बात करें तो इनको ज्यादा खतरा हुआ मुगलों के आने के बाद। मुगलों और अंग्रेजों से इनको बहुत ज्यादा खतरा हुआ। तो ये सारे लोग जो मैदानी क्षेत्रों में रह रहे थे पहले, मुगलों के आने के बाद फिर ये दूर दराज के क्षेत्रों में और पहाड़ी में खिसक गए, क्योंकि उनका सामना करना इनके लिए बहुत आसान नहीं था। इस वजह से ये दूर दराज के उन क्षेत्रों में चले गए। लेकिन अभी भी इनकी संस्कृति, कल्चर सब यूनिक है। किसी भी एक एसटी जनजाति या उनका जनजाति का कल्चर जो दूसरे से नहीं मिलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन वर्तमान में फिर आजादी के बाद भारत सरकार ने आरक्षण कहें या कई सारी ऐसी नीतियां अपनाई है जिससे इनका जो शिक्षा और आर्थिक जो विकास है वो लगातार हो रहा है। और अभी ये एक अच्छी स्थिति में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए कुछ समाजशास्त्रियों की बात करें जिसमें रीजनल, एल्विन है या ठक्कर बाबा आदिवासी कहा इनको, ग्रियर्सन ने पहाड़ी जनजाति कहा, बैंस ने जनजाति शब्द इस्तेमाल किया, जबकि जीएस गुरिया ने पिछड़ा हिंदू भी इनके लिए कहा है। ये एक मैप है, इसमें आप देख सकते हो जितना डार्क कलर, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है इंडिया का। डार्क कलर जो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है वहाँ एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है और लाइट कलर में यहाँ कम है। आप परसेंटेज भी देख सकते हो, सेंसस के डेटा पर ये मैप जनरेट किया गया है। तो आप यहाँ अनुमान लगा सकते हो कि भारत में किन किन क्षेत्रों में एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है। भारत की कुल जनसंख्या की लगभग 8.2% जनसंख्या ये ट्राइबल पॉपुलेशन होगी या स्थानीय निवासी, या हम एसटी पॉपुलेशन कहते हैं हमारे यहाँ। दुनिया की 1/3 जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर निवास करती है। लगभग 104 मिलियन इनकी जनसंख्या होगी सेंसस 2011 के अनुसार। और भारत में लगभग 700 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ऐसा माना जाता है। हालांकि इस डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कहीं कहीं ये 461 से लेके 700 और 705 तक भी रेफरेंसेस में मिलता है। तो ये बड़ा विवाद का मुद्दा है, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कि 500 से 700 के बीच में यहाँ भारत के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज निवास कर रही हैं। भारत के अंदर जो ट्राइबल जोन है उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी के रूप में भारत के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन। ये नॉर्थ हिस्सा और ये नॉर्थ ईस्टर्न, सेवन सिस्टर भी हम जिसको कहते हैं। यहाँ पर जो ट्राइब्स पाई जाती है वो मूलतः मंगोलाइड प्रजाति से है। गोरे होते हैं, आंखें छोटी होती है, हाइट थोड़ी छोटी होती है, इस टाइप से अगर हम देखें तो ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। और इनकी भाषा जो है वो सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज है। उस वर्ड्स जो है कुछ वो इनसे मिलते हैं, सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज से मिलते हैं। सेंट्रल जोन अगर हम कहें तो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, स्ट्रीट पॉपुलेशन इसी बेल्ट में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा संख्या के रूप में अगर हम देखें सबसे ज्यादा। और ये सारे ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं और इनकी जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रिक लैंग्वेज से संबंध रखती है। सदर्न जोन अगर हम कहें तो इसमें ये वाला जो रीजन है उसमें, और ये मूलतः निग्रिटो, और मूलतः अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में तो वो निग्रिटो के बेस्ट एग्जांपल है। और इनकी जो भाषा होती है वो द्राविडियन लैंग्वेज हम जिसको कहते हैं उससे ये बिलोंग करते हैं। तो भारत 3 जोन है,
उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी जोन, मध्य जोन और ये दक्षिणी जोन, जिसमें अंडमान निकोबार भी इंक्लूड है। तो इस तरह से ये पूरा जो 3 रीजन है वो एसटी या हम कहें स्थानीय लोगों के लिए जाना जाता है। इस तरह से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब हम नॉर्थ के जो रीजन है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न, उनके स्टेट्स और उनकी बात यहाँ पर ध्यान से करते हैं, इन रीजन्स को देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये सारे स्टेट हैं और इनके सामने जो जनजातियां मैंने मेंशन की वो रहती है। इतनी नहीं है और बहुत सारी होंगी, लेकिन मैंने कुछ खास जो है उनको यहाँ पर लिखा है। जम्मू कश्मीर में जैसे गद्दी, लद्दाखी, बकरवाल, गुज्जर। लद्दाखी मूलतः अभी लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बन गया उसके अंदर चली गई, और ये गद्दी और बकरवाल भी उधर लद्दाख की तरफ भी मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी और खस, उत्तराखंड भोटिया और थारू, सिक्किम में लेपचा, अरुणाचल प्रदेश में डफला, अबोर या अभोर भी उनको कह सकते हैं, मीरी, मिशमी, आता, आपातानी, नाक्ते, वांचो, तांसा, सिंगपो, इस तरह के हैं। ज्यादातर ये पहाड़ियों के नाम है, जिन पहाड़ियों पे वो रहते हैं उन्हीं पर वो नाम रख दिया उनका। मिजोरम में लुसाई जनजाति, असम में मिकिर, आवो, मीरी, गारो, त्रिपुरा में चकमा, मणिपुर में कुकी, मेघालय जैंतिया, खासी, गारो, कुकी, नागालैंड में नागा, कुकी, कोन्याक, इस तरह से। तो ये ऐसा, जैसे नागालैंड मूलतः नागालैंड में पाई जाती है नागा जनजाति, लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर नहीं होती है। तो कल्चरल चीजों को कभी भी हम बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं बांध सकते, तो इधर उधर सब जगह होती है। जैसे गद्दी है हिमाचल प्रदेश में भी है तो जम्मू कश्मीर में भी है, तो इस तरह से ये चलता है, दोनों तरफ ये हो सकते हैं। तो ये जो रीजन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रीजन है भारत में, अगर हम देखें ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए। लेकिन ये जो आप मैं चित्र देख रहे हैं ये नागा जनजातियों का है, जो नागालैंड के अंदर रहते हैं, और इनके कल्चर देखिए, इसे एक इमेज से ही इनकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। इसी तरह से ये देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरफ बकरवाल जो है, मुख्यतः जम्मू कश्मीर के अंदर उत्तरी जो स्टेट है उसके अंदर ये बकरियां चराने का काम करते हैं, बकरवाल कहलाते हैं। सेंट्रल जोन, ये भारत का सबसे बड़ा जोन है वेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से। ये गंगा के मैदान से लेकर अगर हम देखें इधर कृष्णा के मैदान तक, क्या अगर कृष्णा नदी तक कह सकते हैं, इधर अरावली पर्वत से लेकर यहाँ राजमहल की पहाड़ियों तक, ये पूरा रीजन ये जनजातियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में गोंड, भील, जैसे भारत में सबसे ज्यादा ये जनजाति पाई जाती है संख्या के हिसाब से देखें। वेगा, कोल, दफला, सिंहयो, छत्तीसगढ़ में गोंड, कोरबा, मुरिया, तेलंगाना में गोंड, झारखंड में संथाल या उराव, ओराव जो भी कहें, मुंडा, बिरहोर, ओडिशा में गोंड, जुआंग या खरिया, आंध्र प्रदेश में गोंड या चेंचू, राजस्थान में भील, मीना, सहरिया, सांसी, गरासिया, कंजर, कथोड़ी, गुजरात में भील और गोंड, महाराष्ट्र में वारली, कटगारो, टोडिया, यूपी में थारू जो तराई और भाबर में ही निवास करते हैं, बिहार में भी थारू है। इसके अलावा भूमिज, खरिया, भुइया, ज्वांग, कंद, सावरा, गोंड, वेंगा, कोली, ये और भी ट्राइब्स है जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये देखिए ये संथाल ट्राइब है जो मूलतः झारखंड के अंदर निवास करती है। इनका बड़ा यूनिक सा कल्चर है, वैसे सारी ट्राइब्स का कल्चर बड़ा यूनिक होता है। ये गोंड जो है मध्य प्रदेश के अंदर उनकी इमेज है। सदर्न पार्ट में अगर हम देखें तो दक्षिणी भाग जो है, ये इस लाइन को यहाँ आप नहीं पढ़े क्योंकि ये वहां से कॉपी हो गई है। सदर्न पोर्शन जो है उसमें से केरल, उरेली, पलियान, इरुला और कडार। तमिलनाडु के अंदर टोडा, इरुली, पालीवन, घरावा, कोट्टा और पलियन। कर्नाटक में टोडा, यराव और यलसार। ये सारी ये इस तरफ साउथ में यहाँ पाई जाने वाली ट्राइब्स है। इसमें से टोडा सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब यहाँ पर निवास करती है, जो इस तरह से दिखाई देते हैं। और इनका जो कल्चर है वो मूलतः भैंस पर डिपेंड करता है। इनकी जो मतलब इकोनॉमी है, भैंस के आसपास ही वो उसका दूध और उसको पालना, और यही इनका मुख्य व्यवसाय है एक तरह से, इसलिए इनको भैंस कल्चर भी कहते हैं। ये कई सारे एग्जाम्स में, इवन आरएस जैसे एग्जाम में भी पूछा गया, लिखित वाले पेपर में भी आया है कि भैंस कल्चर वाली कम्युनिटी कौन सी, इसको भैंस कल्चर कहते हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमी पूरी उसी के आसपास मूव करती है। इसलिए दक्षिण वाले जो सेंटर है, जो रीजन है, उसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है। उसमें एक जाति बड़ी ही, एक जनजाति बहुत ही चर्चित है जो झरावा जनजाति है, दक्षिणी और मध्य अंडमान में रहती है। सिर्फ 400 लोग बच गए हैं और ये अभी भी बिल्कुल नग्न अवस्था में अपना जीवन यापन करते हैं। केवल इनके पास कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है। बहुत ही पिछड़ी जनजाति हम इसको कह सकते हैं वर्तमान में, बिल्कुल जंगली जीव की तरह, एक तरह से हम कहेंगे रह रहे हैं आज भी। सरकार इनका प्रयास कर रही है लेकिन ये खुद भी नहीं चाहते कि मुख्य धारा में आए ज्यादा। हम मतलब दूसरे लोगों से मिलना जुलना और ये सब पसंद नहीं करते हैं। हालांकि कई बार ये कुछ टूरिस्ट ने इनके साथ कुछ बदतमीजी वगैरह करी, उसको लेकर काफी चर्चा में भी आए हैं।
एक न्यूज मैंने ऐसी भी पढ़ी जिसमें कुछ टूरिस्ट ने इनको कुछ सिक्कों के लिए मतलब इनका नग्न अवस्था में नृत्य वगैरह देखा था, और उस समय काफी चर्चा भी इस पर हुई थी। अब हम भारत के अंदर जो जनजातियां हैं उनका परसेंटेज देखते हैं। लक्षद्वीप में उसकी कुल जनसंख्या का 94.80% भाग जनजाति, सबसे ज्यादा। इसी तरह से मिजोरम में आप देखें 94.43% कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन है। नागालैंड आप देखिए, मेघालय, ये जो सेवन सिस्टर वाले स्टेट में ये रेशो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये परसेंटेज घटता रहता है, और इस तरह से आप दूसरे राज्यों को भी देख सकते हैं। अगर हम जो एसटी पॉपुलेशन है जो लिस्टेड है उसमें देखें तो ओडिशा में सबसे ज्यादा है, 62 एसटी पॉपुलेशन है वहां पे जो लिस्टेड है। और सेकंड नंबर पर कर्नाटक है 50, महाराष्ट्र 45 और मध्य प्रदेश 43। इस तरह से आप देखें तो अगले स्टेट्स में भी कुछ इस तरह से ये आता है। तो ओडिशा में सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये लाख में जनसंख्या है यहाँ पर, और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 153.17 लाख जनसंख्या वहां पर है जो एसटी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात और कुछ और स्टेट इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये इंडिजिनियस पीपल से रिलेटेड जो भी जानकारी थी भारत में और विश्व संबंधी, उसको समराइज करके मैंने आपके सामने रखा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत की जो ट्राइबल पॉपुलेशन से संबंधी इंफॉर्मेशन है वो आप इस साइट पे जाके देख सकते हो, वहाँ सारी डिटेल इनके बारे में दे रखी है। तो ये एक ऑथेंटिक साइट है जिसको आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए इसके बारे में, तो आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इन जनजातियों का विश्व भर में जो भी जहाँ भी है उनका सम्मान और उनके विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आगे हम किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे।